मतलब एक बच्चा जो मैकेनिक्स में दिन रात क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, 200 300 400 1000 क्वेश्चन लगाता है बस मैकेनिक्स का, और एरर्स के क्वेश्चन लगाता ही नहीं है। इन दोनों का सेम वेटेज था इस साल। ये एग्जैक्ट सेम सवाल है, बस यहाँ पे एक इन लोगों ने स्प्रिंग लगा दिया है, ऐसा करके एक स्प्रिंग लगा दिया, दैट्स इट। मतलब ये आंसर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, यहाँ पे बस इसको पुट करना होगा क्योंकि डिस्क है, और प्लस एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा जो कि स्प्रिंग का फैक्टर होगा। मैंने क्लास में कराया था, डिट्टो सेम सवाल है। एक यहाँ पे आपका मिनिमम वेट आता है, यहाँ पे मैक्सिमम वेट आता है, इन दोनों का वेरिएशन पूछा है, डिफरेंस पूछा है, बस सिंपल सा सवाल था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जब क्लास में दूंगा ना, मुझे मज़ा आएगा क्लास में इस क्वेश्चन को देने में, जब बच्चे इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है मुझे, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था 2018 में। फैक्शन ओलंपियाड्स के चैनल में मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था 18 का पेपर डिस्कशन, उस पर मैं एक स्टेप में अटक गया था सॉल्व करते टाइम, बहुत गंदा कैलकुलेशन था। तब मुझे आइडिया आया कि इसको बाइनोमियल के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हर बार बोलता हूँ कि आपका जो बेस्ट सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस का, वो PYQs ही होना चाहिए। PYQs अगर आपने अच्छे से देख लिया, आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बंदा पेपर सेट कर रहा है, जो भी प्रोफेसर पेपर सेट कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, क्या क्या चीज़ वो पहले पूछ चुका है, क्या क्या चीज़ आगे से पूछने वाला है। कंडक्टिंग बॉडी ऑफ जे एडवांस इतने सालों से सेम रह चुका है, सेम ही रहेगा। पेपर पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर को देख के ही स्टडी करना है, पूरा देख के प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन, जितना भी एक्सपीरियंस मुझे है, मेरे सारे पेपर्स मैंने किए थे मेरे JEE टाइम पे। तो जब मैंने एडवांस दिया था, मैंने सारा पेपर सॉल्व किया था एकदम 12 से लेके 18 तक, मतलब 17 तक। 18 को मैंने खुद ने दिया, 19 से 23 मैंने एज अ टीचर सॉल्व किया था बाद में। तो हर एक पेपर मैंने देख रखा है, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस साल कितना कट ऑफ बना था। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स जो अगले साल या फिर उसके अगले साल JEE एडवांस में अपियर होने वाले हो, 2026 या 2027 के जो एस्पिरेंट्स हो, आप सबके लिए ये वीडियो है। जो इस साल अपियर हो चुके हो, जो एडवांस 25 दे के आए हो, आप लोग इस वीडियो के थ्रू आपका आंसर की मैच कर सकते हो, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्ली हर एक सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो मेरा अप्रोच था वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से जगह पे गलती होने के चांसेस थे और कहाँ पे क्वेश्चंस बहुत टफ बने थे इस साल। प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो होगा ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के। बस इस वीडियो पे हम लोग 11th का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उस पर 12th का पोर्शन डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम लोग देखेंगे कौन से सेक्शन में क्या क्या वेटेज था। 11th के 12th के जो स्टूडेंट्स हो, आप लोग ध्यान से देख लेना कौन से टॉपिक आपके कॉपी के नोट्स से आए थे या फिर आपके क्लास नोट्स से आए हुए थे, कौन से टॉपिक्स हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, या फिर कौन से फॉर्म के क्वेश्चन है, वेरिएशन के क्वेश्चन जो हमने क्लास में देखा उसी के वेरिएशन एडवांस में पूछ लिया था। प्रॉपर्ली हर एक चीज़ को हम टच करेंगे। शुरू करते चलो एक बार पहले ही एनालिसिस देख लेते हैं कि इस साल कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया। अगर आप लोग एक ओवरव्यू देख लोगे ना, सबसे पहले आपको दिखेगा कि जो ऑसिलेशन वेव सेक्शन है उससे 33.3% क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब एक ये बस 3 चैप्टर के एक टॉपिक है, SHM, वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स, उससे 33.3% का सेक्शन था 11th का पोर्शन में बोल रहा हूं मैं। जबकि थर्मो जो कि इससे ज़्यादा मेजर पोर्शन है उससे बस 26.7% क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के। मैकेनिक्स जो कि 11th का हाफ पोर्शन है, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन है, उससे बस 13.3% क्वेश्चन है इस साल, और जो कि एरर्स एंड मेजरमेंट्स के बराबर है। मतलब एक बच्चा जो मैकेनिक्स में दिन रात क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, 200 300 400 1000 क्वेश्चन लगाता है बस मैकेनिक्स का, और एरर्स के क्वेश्चन लगाता ही नहीं है। इन दोनों का सेम वेटेज था इस साल। बच्चे इस टॉपिक को एकदम नेग्लेक्ट कर देता है। मैं हर साल बोलता हूँ कि वर्नियर कैलिपर एरर डायमेंशन, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, आएगा ही इससे क्वेश्चन, और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। ग्रेविटेशन को मैंने सेपरेटली लिखा है क्योंकि हाँ इसको अलग से लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स के बाद इसको स्टडी करते हैं, तो मैंने इसको मैकेनिक्स में नहीं डाला है, क्योंकि बहुत सारे 11th के बच्चे हैं जो इसको स्टडी नहीं किए होंगे अब तक, क्योंकि 12th के बाद इसको स्टडी करते हैं, तो मैंने इसको अलग से रखा है। बट ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा लगभग 11th का पोर्शन है। और अगर आप सोचोगे कि हाँ हो सकता है कि 11th के क्वेश्चन ही कम आए हो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर का ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन, 32 में क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन क्लास 11th के टॉपिक से है। SHM बस एक टॉपिक से, यहाँ पे आप देख लो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन टाइम पीरियड के ऊपर है। और मैं क्लास में इस साल ये बहुत बार बोला हूँ कि SHM एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन में, स्टैटिक्स मान लो, मैकेनिक्स मान लो, रोटेशन मान लो, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन में हम लोग SHM को घुसा सकते हैं। SHM मिक्स्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर भी आ चुका है, उसके पहले भी आ चुका है,
डायपोल से एक मिक्स्ड क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो ये सेक्शन से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप मान लो कि ये तो एक हॉट टॉपिक है ही जी एडवांस के पर्सपेक्टिव से। वेव्स ऑन स्ट्रिंग से एक क्वेश्चन था जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हम देख लेंगे उसको। थर्मो और हीट ट्रांसफर मिला के हमारे पास थे टोटल 4 क्वेश्चन जो कि इक्वल है सिस्टम के बराबर है। डॉपलर इफेक्ट से आप देख लो कि एक क्वेश्चन है, मतलब डॉपलर इफेक्ट, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एसएचएम, ये सारा मिला के आपका बन जा रहा है कि 6 क्वेश्चन टोटल, जो कि 33.3% है। ये हो गया मोरलेस आपका 11th का जो पोर्शन है उसका ओवरव्यू कि कौन सी जगह से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। एरर से एक क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन है जो कि आता है, वो तो ऑब्वियस ही था। ग्रेविटेशन से 2 सवाल है, ये भी ऑब्वियस था, उसमें कुछ इतना हम मतलब उतना कुछ शॉकिंग नहीं है कुछ, बट हाँ जो शॉकिंग पोर्शन है वो है कि रोटेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार, जो कि हर साल एक क्वेश्चन रोटेशन से देखने को मिलता है, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम का हो, चाहे वो कलीजन का हो, और चाहे या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो, बट एक क्वेश्चन रोटेशन से हर साल देखने को मिलता ही है। बट इस साल रोटेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। रोटेशन का क्वेश्चन आया है बट एसएचएम में मिक्स करके, बट वो भी एक टॉर्क का क्वेश्चन था, वो एसएचएम का ही अप्रोच है, रोटेशन का बस टॉर्क वाला फंडा लगता है उसमें, बट प्रॉपर रोटेशन का इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं है, जबकि काइनेमेटिक्स से आ गया है, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आ गया था। तो ये चेंज तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ रोटेशन से क्वेश्चन नहीं आया, जो कि एक शॉकिंग सा पार्ट है, क्योंकि बच्चे रोटेशन में बहुत क्वेश्चन लगाते हैं, बट उससे इस बार नहीं आया क्वेश्चन कुछ भी। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि एडवांस को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा वो होगा, बट हाँ जो कि ट्रेंड है उसको फॉलो करके हम कुछ चीज़ तो बोल सकते हैं कि जैसे कि मैं क्लास में बोलता था एंगुलर मोमेंटम, उससे क्वेश्चन आ सकता है, आया है, रोटेशन में नहीं आया, ग्रेविटेशन में मिक्स होकर आया है। डॉपलर इफेक्ट हर साल क्वेश्चन आता है, आ गया इस साल भी। कार्नोट इंजन क्वेश्चन आता ही है, इस साल भी आ गया है, हमेशा नहीं आता बट हाँ ट्रेंड है, बहुत बार आ चुका है कार्नोट इंजन का क्वेश्चन। थर्मो से तो क्वेश्चन आना ही था, बहुत मेजर सा पोर्शन है, तो उसको कुछ ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, सिलेबस में है तो आ ही सकता है उससे क्वेश्चन। तो चलिए ये हमारा एक ओवरव्यू सा था ऑसिलेशन इन वेव्स का। हम देखने वाले हैं कि कौन से वेरिएशन पूछे गए थे क्लास में, कौन से वेरिएशन हमने प्रैक्टिस किया था और उसके बेसिस में कैसे क्वेश्चन बन रहे थे इस साल। चलिए पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, पेपर 1 पहले डिस्कस करते हैं एक बार। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक प्रॉपर एसएचएम का सवाल, और ऐसा सेम वेरिएशन मैंने क्लास में डिस्कस किया था। आप अगर देख लोगे, ये मेरे क्लास का एक वीडियो का रिकॉर्डिंग है जिसमें एक सिमिलर सा सवाल मैंने डिस्कस किया था। एक बॉल है जिसको एक फिक्स सर्कल में मैंने छोड़ दिया था और उसको हल्का सा डिस्प्लेस किया था, मैंने पूछा था उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये एग्जैक्ट सेम सवाल है, बस यहाँ पे एक इन लोगों ने स्प्रिंग लगा दिया है, ऐसा करके एक स्प्रिंग लगा दिया, दैट्स इट। मतलब ये आंसर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, यहाँ पे बस इसको पुट करना होगा क्योंकि डिस्क है, और प्लस एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा जो कि स्प्रिंग का फैक्टर होगा, और सीधा आंसर आएगा इसका। सेम क्लास का जो क्वेश्चन उसी को पूछ दिया गया है। ऐसा बहुत कम होता है कि एडवांस में क्वेश्चन रिपीटेड आता है या फिर क्लास नोट से सवाल उठ के आ जाता है। कॉन्सेप्ट सेम आते हैं, मानता हूं मैं, जो क्लास नोट से उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो क्वेश्चन था क्लास में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे बस स्लाइड से वेरिएशन करना था। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लो ये जो बॉल है ना, इसको हल्का सा स्लाइड में खिसका दो आप, मान लो यहाँ पे ले जाओ, से ये बॉल अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग हल्का से लॉन्गेट तो होगा, और ये मान लो यहाँ तक आ गया, ये थीटा एंगल को घूम गया मान लो। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी यहाँ पे ड्रॉ करूं, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? आपको दिखेगा कि ये बॉल तो पहले यहाँ पे था, और ये जो रेडियस है उसके अबाउट ये घूम गया थोड़ा सा, करेक्ट। ये एंगल अब थीटा ले लो। तो ये जो बॉल है ना, इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे वो ड्रॉ कर लो, क्योंकि उसके बाद ही हम रिस्टोरिंग फोर्स ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इसका नो स्लिपिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हमें पता है कि जब भी फोर्सेस सेंटर पे लगते हैं तब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। ये हमने प्योर रूलिंग में पढ़ लिया था ऑलरेडी। तो मान लो ये जो बॉल है ये यहाँ से यहाँ तक खिसक गया, तो स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में यहाँ तक था, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में कुछ ये वाले पार्ट का एक्सटेंशन तो आएगा। अब ये वाला पार्ट कितना होगा वो देख लेते हैं। ये पूरा जो है ना, ये पूरा रेडियस आर था, ये पूरा रेडियस आर था, और यहाँ से ये स्मॉल आर हटा दो आप,
तो ये जो पोर्शन है ये बन जाएगा आपका r माइनस आर, करेक्ट। मान लो ये इस तरफ जा रहा है विद ACOM, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे लीनियर इक्वेशन तो आपको क्या दिखेगा इस पे कि mg sin थीटा नीचे की तरफ माइनस प्लस kx माइनस f इज इक्वल टू MACOM, आप ये लिख दोगे। अगर स्टोरिंग वाला फंडा यूज़ करेगा तो एक माइनस आगे लगा दो, फिर स्टोरिंग वाला फंडा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरफ हम खिसकाते हैं उसके ऑपोजिट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है। आप माइनस नहीं भी लोगे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें बस ओमेगा से मतलब है, माइनस बस क्या समझाते हैं हमें, डायरेक्शन क्या है। तो ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे थीटा है और थीटा स्मॉल है, क्योंकि हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो उसको आप थीटा मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका mg थीटा। अब x को हटाना है यहाँ से, x क्या हो जाएगा, x मेरा ये वाला एक्सटेंशन है, यहाँ से आर्क लेंथ क्या लिख सकोगे आप, x इक्वल टू r माइनस आर टाइम्स ऑफ थीटा। तो ये हो गया आपका r माइनस आर टाइम्स ऑफ थीटा, माइनस फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, यहाँ पे MACOM आ गया, करेक्ट। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ACOM हटाना है हमें, F हटाना है, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। अब एक इक्वेशन रोटेशन का आ जाएगा आपका, क्योंकि सेंटर के अबाउट टॉर्क दे रहा है, कौन टॉर्क दे रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन टॉर्क देगा। फ्रिक्शन टॉर्क कितना देगा यहाँ पे, F टाइम्स ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू आई अल्फा, आई हो जाएगा आपका mr स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि डिस्क बोला गया है क्वेश्चन पे, यहाँ पे मेंशन्ड है डिस्क, करेक्ट। तो r और r कैंसल्स आउट, तो यहाँ से f आपका बन गया mr अल्फा बाई 2, ये एक इक्वेशन आ गया आपका। और एक जो तीसरा इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा आपका नो स्लिपिंग वाला कंडीशन, उसमें आ जाएगा आपका ACOM इक्वल टू स्मॉल r अल्फा, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही घूमेगा अल्फा से, करेक्ट। इसका अल्फा इस तरफ होगा कुछ। तो यहाँ से आपका ACOM निकल गया। अब वहाँ पे बस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो सारा चीज़, तो आपको क्या मिलेगा देख लो, माइनस mg थीटा प्लस k r माइनस आर थीटा, माइनस f को उस साइड ले जाओ, वो हो जाएगा mr अल्फा प्लस mr अल्फा बाई 2, मतलब 3m अल्फा बाई 2। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा और थीटा के बीच में रिलेशन मिल गया। बट एक बार यहाँ पे गौर कर लो, क्योंकि सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे जो इसका जो अल्फ़ा होता है ना, और ये जो थीटा होता है, उन दोनों का रिलेशन, उसके रिलेशन से हम एसएचएम को नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि अल्फ़ा है कि कितने रेट से ये घूम रहा है, और थीटा है कि कितने रेट से इसके अबाउट ये हिल रहा है। दोनों अलग चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन निकालना होगा थीटा और ACOM के बीच, और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो ACOM होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट ऐसे घूमेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास का अगर इक्वेशन लिख दो इसके अबाउट, तो ACOM इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेडियस r माइनस आर है, तो ACOM इक्वल टू r माइनस आर टाइम्स ऑफ अल्फा डैश, अल्फा डैश हो जाएगा आपका d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, करेक्ट। एक सेकेंड, ACOM हो जाएगा आपका r अल्फा डैश r माइनस आर d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ से ACOM आ गया, और ACOM हमें ये भी पता है कि r अल्फा होता है, तो यहाँ से पुट करके r अल्फा लिख दो, तो वहाँ से आपका अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो 3m बाई 2, r अल्फा हो गया r माइनस आर d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। और जैसे ही हमें दिख गया कि d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू थीटा बन रहा है, यहाँ से आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m बाई 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3 से डिवाइड करो तो 2g बाई 3 आएगा एक, प्लस r माइनस आर भी नीचे आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक 2k बाई 3m, r माइनस आर कैंसल्स आउट, और ब्रैकेट में बन जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ से 2/3 कॉमन ले सकते हो, तो आपका फाइनली आंसर दिख जाएगा ऑप्शन ए के जैसा।
सिमिलर सा क्वेश्चन था, मैंने बस बोला ही था कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है वो तो वैसा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर के बाई एम का आ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली के बाई एम नहीं आएगा ऑब्वियसली, उसका कुछ फैक्टर आएगा। तो सिमिलर अप्रोच था, बस यहाँ पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, बस एक्स्ट्रा एक फोर्स आ गया था यहाँ पे जो कि स्प्रिंग फोर्स था। ठीक है, तो कराया हुआ क्वेश्चन था, अच्छे अच्छे किताब में सवाल मिल जाता है, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने ही बस कराया था, हाँ जो अच्छे टीचर्स है वो जनरली इसको कराते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल था एंड काफ़ी अच्छा अप्रोच भी था। जो बच्चे एसएचएम कर चुके हो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, और जो भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना उसको एक बार मेरा सोल्यूशन देखने से पहले खुद एक बार ट्राई कर लो, ताकि ये क्वेश्चन वेस्ट ना हो, आपको ट्राई करने का टाइम मिले प्रॉपर। आप देख लो, नहीं हो तो आप सोल्यूशन देख लो कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कैटरिंग पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक पार्टिकल है जो कि मेरा 2m मास है, जो कि कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो उसने हिट किया एक मास को और ये गया इस तरफ, ये गया इस तरफ, इसका मैक्सिमम डेविएशन पूछा है। और आपको जान के शॉक लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो क्लास नोट्स आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन क्लास में पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही आसानी से मोमेंटम कंजर्व और एनर्जी कंजर्व करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड सवाल है, बस मैंने नहीं करा, स्टैंडर्ड सवाल है। अच्छे अच्छे टीचर्स ये सवाल कराते हैं और अच्छे अच्छे जगह पे क्वेश्चन डिस्कस होता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये, शीट में भी आपको मिल गया था, हम जो एफआरपी देते उसमें होगा ये क्वेश्चन। तो प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन था ये। जिन लोगों ने ये किया था इनको सीधा बस आंसर डालना पड़ा था, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम होता है एडवांस में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, सीधा क्लास नोट से सवाल पूछ दिया गया था। तो इसमें आप देख लोगे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अगर आंसर याद नहीं है इसका तो बहुत लेंथी अप्रोच होगा, और बच्चों को जनरली आंसर याद रहता नहीं है इन सब क्वेश्चन का। तो एक बार देख लेते हैं, अप्रोच पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। तो आप देख लो इसमें कर क्या सकते हैं कि एक मास है 2m, जो कि यहाँ पे एक दूसरे मास को हिट कर रहा है जो कि रेस्ट पे है, ये बंदा रेस्ट पे है। अब इसको हिट किया तो ये बंदा भागा इस तरफ और ये भागा नीचे की तरफ। मुझे निकालना है कि इस थीटा का मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। तो पहला तो क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है, एनर्जी कंजर्व होने वाला है, वो तो फॉर श्योर है। एक मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम 2 डायरेक्शन में कंजर्व होगा। तो एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो इसका जो P1 जो होगा, मतलब मान लो ये P1 है, आफ्टर कोलिशन P1 डैश हो गया और फिर ये P2 रह गया, करेक्ट। ये बना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? दूसरा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो बिफोर आफ्टर कोलिशन का। बिफोर कोलिशन क्या बन जाएगा? P1 स्क्वायर बाई 2m, मैं m1 करके दिखाता हूँ अभी, 2m1। फिर ये बन जाएगा P2 स्क्वायर बाई 2m2 प्लस इसका P1 डैश स्क्वायर बाई 2m1। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। अब यहाँ से आप ऊपर वाले को ऐसे लिखोगे ना कि P1 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर डैश इक्वल टू P2 वेक्टर, और इसको होल स्क्वायर कर दो। तो बहुत आसानी होगी हमें इस वाले पार्ट को रिमूव करने में, क्योंकि हमें P2 नहीं चाहिए, हमें बस पहले दो वेरिएबल पे इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो ये बन जाएगा P1 स्क्वायर, ये बन जाएगा P1 डैश स्क्वायर माइनस 2 P1 डैश P1 cos थीटा इज इक्वल टू P2 स्क्वायर, करेक्ट। और एक अप्रोच था, क्योंकि मतलब और एक रीज़न से मैंने ये किया, क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा मिल गया और यही थीटा ये वाला थीटा है, क्योंकि ये P1 और P1 डैश के बीच का एंगल हो गया, तो वही हमें दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें P2 स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जाके P2 स्क्वायर को हटा दीजिए। तो P1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2m1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो वहाँ पे m1 बाई m2 बनेगा। P2 स्क्वायर की जगह पे ये पूरा चीज़ बिठा दो, P1 स्क्वायर प्लस P1 डैश स्क्वायर माइनस 2 P1 डैश कॉस थीटा प्लस बचेगा और एक P1 डैश स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आप P1 को एक साथ लेके आ जाओ। तो P1 को अगर एक साथ लेके आ गए हम लोग, तो P1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस m1 बाई m2 बनेगा एक टर्म। फिर वहाँ से पूरा चीज़ हट के इस तरफ आ जाएगा, तो बनेगा 2m1 बाई m2 P1 डैश कॉस थीटा। और यहाँ पे और एक टर्म बन जाएगा आपका ये वाला टर्म ना, P1 डैश स्क्वायर का टर्म। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस m1 बाई m2
P1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लेके आ गए, इस वाला टर्म को आप इस तरफ लेके आ गए और P1 डैश वाले टर्म को इस तरफ लेके आ गए। हाँ सही है। तो अभी यहाँ पे हम अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि P1 स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, और होमोजीनियस इक्वेशन है, तो P1 डैश है, P1 स्क्वायर है, मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फंडा यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें पता है कि D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक मोमेंटम का ऑब्वियसली रियल वैल्यू तो रहेगा। तो इसका जो D है B स्क्वायर माइनस 4AC वो बिठा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से B स्क्वायर निकालो। B स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4AC। 4a हो गया आपका 1 माइनस m1 बाई m2 और C हो गया आपका, यहाँ पे माइनस ही रखते हैं अभी। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं हुई है ना, माइनस इस तरफ आ गया, माइनस वहाँ रहेगा। हाँ सही है आई थिंक, P1 स्क्वायर प्लस P1, अच्छा एक गलती हुई यहाँ पे, नहीं सही है। P1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका P2 स्क्वायर आपका ये वाला टर्म पूरा बन जाएगा और P1 डैश स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ से P1 बन गया, P1 स्क्वायर का ये आ गया। हाँ सही है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, करेक्ट। चलिए, तो B स्क्वायर माइनस 4AC किया तो यहाँ पे माइनस 4A तो वही रह गया, और C क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस m1 बाई m2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, 4 और 4 कैंसल्स आउट, बचेगा कितना m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बन जाएगा +1 माइनस ये a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म में आ रहा है ना, तो 1 माइनस m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ टर्म निकलेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा आपका m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू √ओवर ऑफ m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर बाई m1। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा निकल गया, तो यहाँ से फिर आप बस पुट कर दो वैल्यूज को। मैंने m2 कौन से लिया था, मैंने m2 लिया था m को, उसी को लिया था ना मैंने m2। कुछ साइन में लोचा हुआ क्या, मैंने m1 लिया था 2m को, m2 लिया था इसको, तो वो उस तरफ जाएगा तो m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, अच्छा ये माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर बाई m1, करेक्ट। तो यहाँ पे m1 हो गया 2m और m2 हो गया m, तो बस पुट कर दो वैल्यूज को, √ओवर ऑफ 4m1 स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई बन जाएगा m1 इज 2m, तो ये बन जाएगा √3/2। √3/2 मतलब cos थीटा का √3/2 हो गया, मतलब ये थीटा कितना बन गया तुम्हारा 30 डिग्री। 30 मतलब आंसर क्या हो गया π/6। अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड सवाल है मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। आप देख लोगे तो एकदम सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ था, एक सेकंड, एकदम सिमिलर सा रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देख लो यहाँ पे हमने कराया हुआ था इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल m1 और m2 डालना था, ये m1 डालना था। इनफैक्ट इसका और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है, साइन इनवर्स m2/m1। अगर आप इस ट्रायंगल को देख लोगे ना तो ये बन जाएगा आपके m2, ये m2 और ये m1 बन जाएगा, तो और स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आता है। तो आप सीधा इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे, साइन इनवर्स 2m दिया था m2 2m दिया था, m1 2m दिया था, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब बन गया यहाँ पे π/6। तो यहाँ से और आसानी से ये सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड सवाल। जो सवाल हमने भी डिस्कस किया दोनों एकदम क्लास नोट से आए हुए थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, जो कि बहुत रेयर केस है एडवांस्ड पे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वर्नियर स्केल्स आना ही आना है। वर्नियर स्केल स्क्रू गॉज आप देख ही लो एक बार, उतना टाइम नहीं लगता है, उसमें 1 घंटे का टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा का टॉपिक नहीं है ये। एरर्स और वर्नियर्स से क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। 16 में काफ़ी अच्छा सवाल पूछ लिया गया था यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं।
एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, MSD दिया गया है, VSD दिया गया है, मतलब बस स्केल को दे दिया गया है और एक फिगर दे दिया गया है, तो फिगर से हमें जज करना है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ ज़ीरो एरर नहीं दिख रहा है, एकदम कोइंसिडेंट हो रहा है, मतलब ज़ीरो एरर कुछ नहीं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो पोर्शन है ना ये 1 cm है, और यहाँ पे आप गिन लोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिविजन है यहाँ पे। तो अगर 10 डिविजन आपको दिख गए मतलब ऑब्वियसली आप 1 MSD को डिफाइन कर सकते हो 1 cm/10, जो कि आपका बन जाएगा 0.1 cm। तो ये आपका MSD निकल गया, करेक्ट। अगर MSD निकल गया तो मुझे क्या चाहिए भी, मुझे बेसिकली लीस्ट काउंट सबसे पहले चाहिए रीडिंग के लिए। तो 1 लीस्ट काउंट क्या होगा बेसिकली 1 MSD - 1 VSD। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 2 3 4 5 6 7 7th MSD है वो 10th VSD के साथ, आई थिंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 7 जो MSD है वो मैच कर रहा है मेरा 10 VSD से, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा 1 VSD लिख सकते हो 7/10 MSD। VSD MSD से छोटा आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 16 वाला जैसा सवाल जैसा नहीं है, ये सिंपल सा ही सवाल बनेगा। फिर 1 लिस्ट काउंट बन जाएगा 1 MSD - 1 VSD, तो ये बन जाएगा 7/10 MSD, विच कम्स आउट टू बी 3/10 मेन स्केल डिवीजन विच इज 0.1 सेंटीमीटर। तो आंसर बन जाएगा आपका 0.03 cm लीस्ट काउंट का। बट क्वेश्चन में लीस्ट काउंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में मेजरमेंट पूछा है। तो लीस्ट काउंट निकल गया तो मेजरमेंट तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है ना ये 1 के बाद है, तो 1 से एक्स्ट्रा आएगा। तो इसके बाद मेजरमेंट्स क्या दिया है, मतलब 1 मतलब 0.1 से, सॉरी 1 cm है, तो ये बन जाएगा आपको 0.1। 0.1 से ज़्यादा आएगा तो वही आंसर दिया है वैसे। 0.1 के बाद 1 वर्नियर कांस्टेंट जो मैच कर रहा है, हम क्या देखते हैं मतलब फॉर्मूला क्या था उसका, डेरिवेशन आप देख लेना, एक वीडियो है मेरा ऑलरेडी चैनल पे, उस पर डेरिवेशन है उसका। बट जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, जो मेन स्केल रीडिंग था प्लस जो वर्नियर डिवीजन है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर डिवीजन को। तो यहाँ पे वर्नियर डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन मैच करना वर्नियर का, ये फर्स्ट ही है ना, तो क्योंकि फर्स्ट डिवीजन मैच कर रहा है तो सीधा हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा फिर मेरा आंसर, MSR था 0.1, N हो गया मेरा 1 और लीस्ट काउंट हो गया 0.03, तो आंसर बन गया 0.13 सेंटीमीटर। स्ट्रेट सवाल था, बनने लायक सवाल था, और बच्चों ने ये बना भी दिया होगा जितना मुझे पता है। 0.13 आंसर है इसका, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है, लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप दिया गया है, मेजर्ड टू बी 10.5 बोला गया है, यहाँ पे 0.05 बोला गया है, 6 बोला गया है इसका लेंथ ब्रेथ और थिकनेस, और पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा। मतलब सिंपल LBH का सवाल है, बट हाँ सवाल मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट करते हैं। बस सिंपल से कुछ रूल्स है कि एडिशन हो गया तो हम लोग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन हुआ तो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेंगे, बस लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख लेंगे, दैट्स इट। यही बस फॉर्मूला था इसका। तो सीधा मल्टीप्लाई ही कर दो, आई डोंट थिंक मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत होगी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर वॉल्यूम लिख लोगे ना, वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका 10.5 पावर -6 माइक्रो में दिया है, 0.05 mm में दिया है, और 6 अगेन माइक्रो में दिया है, सॉरी 10.5 माइक्रो में नहीं, वो cm में था, 10.5 सेंटीमीटर में है ना। तो ये आपका बन जाएगा कितना 10.5 टाइम्स ऑफ ये 2 बन गया तो बन गया 0.3, और यहाँ पे बन गया 10 पावर -2 -3 -5 और -6 -11, ये मीटर क्यूब में है। हमें चाहिए आंसर cm क्यूब में, आई थिंक, हाँ cm क्यूब में चाहिए। तो डिवाइड कर दीजिए 10.5 टाइम्स ऑफ 0.3 इंटू 10 पावर -11 बाई कितना 10 पावर -6 cm क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका 315 आई थिंक, है ना, हाँ 315। तो यहाँ पे 3.15 10 पावर -5 cm क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम बन गया, बट यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ नहीं किया अब तक, वो हमें यूज़ करना है। बस सीधा देख लो कि यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। यहाँ पे 3 बन गए,
यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे 1 बचा है ना, क्योंकि जो प्रीवियस जीरोस होते हैं वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सीधा एक 5 बन गया, मतलब 1 डिजिट वाला आंसर होगा। तो ये तो ऐसे ही हट गया, ये भी हट गया, इसमें 2 है, ये भी हट गया, ये आंसर हो जाएगा। आंसर इज डी, करेक्ट। तो इसमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप बस यहाँ पे सीधा देख लो कितने लिस्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है और उसमें सबसे कम किस में आ रहा है, मतलब इसमें आ रहा है, इसमें एक ही आ रहा है, बस एक वाला ऑप्शन बस यही है, तो मार्क करके आगे बढ़ जाओ। कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें, बस आपको वो रूल याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एक सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1 S2 S3। यूनिफॉर्म डेंसिटी दिया गया है, मास म्यू, 4 म्यू, 16 म्यू एक्सेट्रा वगैरह बोला गया है। और पूछा गया है कि एक वेव जनरेटर यहाँ पे एक वेव जनरेटर है जो कि एक वेव ट्रांसमिट करेगा, जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है y नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो हमें पूछा गया है कि जब वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे से, पहला रिफ्लेक्शन बोला है, तो क्या होगा। इसका जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये हमने क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर एक वेव ऐसा जा रहा है और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें एक पाई का फेस चेंज आता है और ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स वो प्लस के एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली हमने ए आर ए टी वगैरह भी देख लिया था कि कितना कितना आता है, मतलब ए आर और ए टी चेंज हो जाता है ए आई से, ए आई के कंपेरिजन में। और रेयर टू डेंसर गया तो घूम के वापस आएगा, डेंसर टू रेयर गया तो वैसे ही चला जाएगा। तो एग्जैक्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है इस बार भी। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास नोट से ही था, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है इसमें क्लास में, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल नहीं था यहाँ पे। तो आप देख लो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो एक फंडा मैंने सिखा दिया था कि ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स बन जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। रेयर टू डेंसर जा रहा है क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो फेस चेंज पाई का आएगा, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। सीधा मार्क करके आगे बढ़ो। ऑप्शन बी देख लो, बी में एम्पलीट्यूड का चेंज आया, बी में हुआ क्या है, ट्रांसमिट्स बोला गया है, इसमें घूमा नहीं है, जो वेव यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो कोई भी अगर वेव ऐसा जाता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद वो घूम के आता है, ट्रांसमिट बाद सीधा ही जाता है, वो पता है हमें। तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो वो सीधा जा रहा है, सही बात है। बट यहाँ पे पाई का फेस चेंज भी नहीं आ रहा है, ऑब्वियस है क्योंकि सेम साइड पे ही है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होना चाहिए था क्योंकि 4 म्यू है, मतलब अगर मास डेंसिटी मेरा 4 टाइम्स हो गया तो रूट म्यू के साथ इन्वर्सली होता है ना, तो वेलोसिटी हाफ होना चाहिए था। यहाँ पे वेलोसिटी सेम दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, करेक्ट। ऑप्शन सी को हम देखेंगे ना, सी में क्या बोला गया है कि क्यू में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होगा तो ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो सी भी गया। ऑप्शन डी में अल्फा चेंज तो हो रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड का चेंज आ गया है, ट्रांसमिट थ्रू क्यू बोला है, तो मतलब यहाँ पे जो वेव जा रहा है उसके बारे में पूछा गया है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स से रहना चाहिए, सही बात है। और यहाँ पे म्यू मेरा कितना से चेंज हुआ, 16 टाइम्स। अगर म्यू 16 टाइम्स हुआ तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये ऐसा रिलेशन आता है ना, तो वेलोसिटी मेरा 1/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख लो ओमेगा बाई 4 के वेलोसिटी 1/4 ही हो रहा है। माइनस के एक्स भी है, फेस चेंज भी नहीं आ रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाया जा रहा है, वो कुछ उल्टा नहीं हो रहा है, सही बात है। तो ये भी आंसर आ गया, सेम डायरेक्शन आई मीन कि सेम साइड में ही है, उल्टा नहीं हुआ है, इन्वर्ट नहीं हुआ है, तो फेस चेंज नहीं आएगा कुछ, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, रिफ्लेक्शन वाले का पाई आएगा, बस दैट्स इट। तो आंसर इसका आ जाएगा ए और डी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को शायद ये कन्फ्यूजन होगा, गलती से शायद ये मार्क कर दिया होगा क्योंकि सोच के कि हाँ चलो इक्वेशन तो हो ही रहा है, बट आपको वेलोसिटी भी देखना होगा। यहाँ पे वेलोसिटी 4 टाइम्स नहीं हो रहा था, सॉरी 2 टाइम्स नहीं हो रहा था, ठीक है। डायरेक्ट सवाल था, ऐसा सिमिलर सा ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ था क्लास में, तो बन गया होगा बच्चों से ये। तो चलिए आगे वाला देखते हैं कि एक पर्सन बैठा हुआ है एलिवेटर में जो एक वेइंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका खुद का मास दिया गया है क्वेश्चन में 50 kg, करेक्ट। और इसका वेरिएशन ऑफ हाइट दिया गया है एलिवेटर में, और एलिवेटर जो खुद है वो एसएचएम कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया गया है। ये भी एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड सवाल है, सीपी सिंह में मिल जाएगा आपको ये। मैं मेंस के बैच में ये सवाल कराता हूँ, आपको दिख सकता है कि एकदम सिमिलर सवाल मैंने क्लास में कराया था, डिट्टो सेम सवाल है। एक यहाँ पे आपका मिनिमम वेट आता है, यहाँ पे मैक्सिमम वेट आता है, इन दोनों का वेरिएशन पूछा है, डिफरेंस पूछा है, बस सिंपल सा सवाल था। वो वेरिएशन आता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैंने डिस्कस किया था कि एक m ओमेगा स्क्वायर a है ना, यहाँ पे इसके लिए वेरिएशन आता है क्योंकि यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगता है एसएचएम का, जिसकी वजह से वेट में हल्का सा वेरिएशन दिखता है हमको। तो बस वो वेरिएशन निकालो, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फट से आंसर आएगा इसका। बस जो m ओमेगा स्क्वायर a है वो निकाल लो। m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा दिया गया है 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू दिया है 40 पाई, उसको
कर दो और a निकाल लो, a कितना दिया है 8, तो ये आपका बन जाएगा 20, तो 50 टाइम्स ऑफ 8 बाई बन जाएगा नीचे 400, तो यहाँ पे आपका 8 8 और 8 1, तो m ओमेगा स्क्वायर a बन गया आपका 1। तो मैक्सिमम वेट जो होगा w मैक्स वो आपका हो जाएगा उसका खुद का वेट प्लस ये जो वेरिएशन है, w मिन जो होगा वो हो जाएगा उसका खुद का वेट माइनस ये जो वेरिएशन है। और आप अगर इसमें w का वेरिएशन देखोगे, ये ओमेगा नहीं w है वैसे, हाँ, अगर आप w के वेरिएशन देखोगे तो ये बन जाएगा w प्लस 1 माइनस w माइनस 1, तो ये आंसर बन जाएगा आपका 2 न्यूटन का अंतर आएगा आंसर पे, तो ये आंसर बन गया 2। करेक्ट। चलिए सिंपल सवाल था, यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, आप लोग देख सकते हो, स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत लोग करते हो इस सवाल को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इजी टॉपिक में ही आता है ये। बट हाँ, बहुत सारे बच्चों ने शायद यहाँ पे गलती किया होगा ये सोच के कि वेरिएशन में शायद इन लोगों ने गलती से बस 1 आंसर दे दिया होगा, ये सोच के वेट से वेरिएशन कितना पूछा गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वेट का वेरिएशन पूछा है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो उसका मिनिमम वैल्यू है उन दोनों में वेरिएशन पूछा है, मतलब आंसर w मैक्स और w मिन का जो बीच का वैल्यू है वो चाहिए, विच इज 2। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। P और Q दो प्लेट्स दिए गए हैं, एक का टेम्परेचर TP है, एक का टेम्परेचर TQ है। इसमें बोला गया है कि TP ज़्यादा है TQ से, जिस रीज़न से यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। पावर दिया गया है W0। चलिए बढ़िया। सब्सिक्वेंटली 2 मोर प्लेट्स आइडेंटिकल टू P एंड Q आर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे और 2 प्लेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब यहाँ से जो हीट घुसेगा यहाँ से वही निकलेगा, यहाँ से वही जाएगा, यहाँ से वही जाएगा। तो हीट ट्रांसफर टेक्स ओनली बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, ठीक है, मान लेते हैं। पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन फ्रॉम P टू Q इन द स्टेडी स्टेट इज WS। ओके, यहाँ पे WS बोला गया है और पूछा गया है कि W0 बाई WS कितना आएगा। ठीक है, बढ़िया। इसका जो एक सिंपल सा वेरिएशन मैंने क्लास में दिखाया था, यही ये वाला वेरिएशन। मैंने 3 प्लेट वाला क्वेश्चन कराया था इसमें, और एडवांस ने बस इसके एक स्लाइड से वेरिएशन पूछा है, इसमें 4 प्लेट डाल दिया है। तो मोरलेस फंडा सेम ही है, बस एक एक्स्ट्रा हीट का इक्वेशन लिखना होगा और कुछ अंतर नहीं है इस क्वेश्चन पे। तो चलो देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देख लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बैलेंस करें तो क्या लिख दोगे आप, WO निकालना है ना, तो क्या था हमारा पावर का फॉर्मूला? पावर था मेरा सिग्मा EA T पावर इसका TQ P पावर 4 माइनस TQ पावर 4। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, करेक्ट। तो इसको क्वेश्चन में बोला गया है W0। ठीक है, स्टेडी स्टेट में यहाँ पे WS दिया गया है, तो आप WS को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सिग्मा EA। इसको मान लो आप T1, इसको मान लो आप T2। तो एक इक्वेशन आ जाएगा आपका TP पावर 4 माइनस T1 पावर 4। दूसरा आ जाएगा आपका वापस सिग्मा EA T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। और एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगा T1 पावर 4 माइनस TQ पावर 4। ऐसा कुछ बनेगा आपका इक्वेशन। तो आप अगर तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा EA कॉमन। यहाँ पे T1 पावर 4 कैंसल्स आउट, यहाँ पे T2 बनेगा, ये T2 पावर 4 कैंसल्स आउट, बनेगा बस TP पावर 4 माइनस TQ पावर 4। क्योंकि हमने 3 बार ऐड किया तो 3WS आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। क्योंकि इसका वैल्यू भी ये है, इसका वैल्यू भी ये है, इसका वैल्यू भी यही है। 3 बार प्लस करो, मतलब तीनों को प्लस करो तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे सिमिलर से चीज़ को हमने W0 लिखा था, तो इसको आप W0 पुट कर दो, ये बन गया आपका 3WS। तो यहाँ से सीधा सीधा आपका जो पूछा गया था W0 बाई WS बन गया 3। आसान सा सवाल था ये भी। तो पेपर 1 रिलेटिवली काफ़ी आसान पेपर ही था, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ, आप मान लो 2018 का मान लो या फिर 23 का मान लो, काइंड ऑफ सिमिलर लेवल्स पे थे। यही सब सवाल हमारे पेपर 1 में आया हुआ था। आप अगर देख लोगे ओवरव्यू, तो ये क्लास में कराया गया हुआ क्वेश्चन था। 3 प्लेट्स दिए थे, इसमें बस 4 प्लेट पूछ लिया गया था, सेम कॉन्सेप्ट लगा था इसमें, ठीक है। कुछ अंतर नहीं है इस क्वेश्चन पे, फॉर्मूला भी सेम लग रहा है, सब कुछ ही सेम है। वेरिएशन कराया गया हुआ क्लास में। ये वाला तो डायरेक्ट सवाल था, बस इसका वेरिएशन पूछा गया था, बस इसको 2 टाइम्स करना था। मैंने बस क्लास में इस क्वेश्चन को वैल्यूज देके कराया था, ठीक है। चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एकदम क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था। इसमें बस फेस चेंज वाला फंडा था। कोई भी अगर वेव
रेयर टू डेंसर स्ट्राइक करेगा तो वो घूम के आएगा, मतलब पाई का फेस चेंज। अगर सीधा गया ट्रांसमिट हुआ तो कुछ फेस चेंज नहीं होता, जीरो होता है। बट हाँ, हमें ध्यान रखना है कि वेलोसिटी चेंज होता है, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे एक प्लस साइन भी आएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट सवाल था। इसके बाद हम देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का था, आपको रूल्स याद रखने थे, और मैंने एग्जाम से पहले ग्रुप में रूल्स वगैरह से भेज दिया था, ठीक है। तो आपको ये तो याद रखना ही चाहिए था। वर्नियर कैलिपर का सवाल था, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो, इसमें प्रॉपर्ली इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ कराया गया हुआ है। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि क्लास में नहीं कराया था या फिर डिस्कस नहीं हुआ था, हर एक चीज़ को डिस्कस किया गया था। ये वाला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम नोट से आया था, वैल्यूज भी मैच करे गए थे इसके। अगला देखोगे आप तो ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका वो स्प्रिंग वाला, जो कि अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये क्लास में करा था क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, रोटेशन प्लस एसएचएम का। और जो गलती होती है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सीधा अल्फा को थीटा से रिलेट कर देते हैं, वो की गलत है। हमें पहले ए और थीटा का एक रिलेशन निकालना होता है, फिर अल्फा और थीटा का रिलेशन निकलता है, फिर उसको यहाँ पर पुट करना होता है। बेहतरीन सवाल था ये भी, ठीक है। तो इसको हम, जो लोगों ने नहीं किया होगा, थोड़ा टफ के कैटेगरी मार्क कर सकते हैं इसको। आप मान लो जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए टफ क्वेश्चन था, क्योंकि काफ़ी सारा कैलकुलेशन था इसमें, दोनों को टफ बोल सकते हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने किया होगा, जो अच्छे बच्चे जनरली होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, उनके लिए ये मॉडरेट या फिर इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ईजी था, इसको भी ईजी मार्क कर सकते हैं, सीरियस बच्चे पढ़ लेंगे इन सब टॉपिक्स को। ये वाला तो बहुत ईजी था, वेरी इजी में मार्क कर सकते हैं इसको। ये वाला भी आसान था, इजी में मार्क कर सकते हैं इसको भी। ये भी इजी ही था। तो 11 के जो क्वेश्चंस आए थे, इनमें से हम देख लिए कि 4 क्वेश्चंस तो इजी ही थे और 2 मॉडरेट और टफ लेवल के थे। ये हो गया पेपर 1 का एनालिसिस। अब वापस आते हैं हम लोग पेपर 2 के एनालिसिस पे। चलिए पेपर 2, पेपर 2 में हम अगर पहला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है कि डायमेंशन का क्वेश्चन। आप देख लो यार वापस से, एक एरर का क्वेश्चन, एक डायमेंशन का क्वेश्चन और एक इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ चुका है, एरर्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। चलिए, टेम्परेचर डिफरेंस बोला गया है, कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स, लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। मतलब एस ईएमएफ दिया गया है, बट अब ध्यान से देखो यहाँ पे बस ईएमएफ नहीं बोला गया है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर। तो आप लिख लो एक बार, वरना भूलने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे एस इज डिफाइंड एज ईएमएफ बाय टेम्परेचर, ठीक है, मतलब V बाई टी मान लो यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय टेम्परेचर, करेक्ट। चलो, इसके बाद दिया गया है सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू सिग्मा ही पता है, इसको हम J बाई ई लिख देते हैं तो बेटर होगा हमारे लिए। K इज द थर्मल कंडक्टिविटी बोला गया है, बढ़िया। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या था, हम लोग सिंपली पावर लिख सकते हैं K इंटू ए टाइम्स ऑफ T बाई एक्स, है ना, मतलब dt बाई डी एक्स नहीं लिख के हम बस डायमेंशन देख रहे हैं। तो A बन जाएगा, K बन जाएगा P टाइम्स ऑफ एक्स बाई K टाइम्स ऑफ T, ठीक है, सॉरी A टाइम्स ऑफ T, ठीक है। तो अगर S का डायमेंशन निकालने में पूछा गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी Z स्क्वायर सिग्मा बाई K। चलो S का निकालते हैं पहले। तो V क्या हो जाएगा हमारा, E बाई डी टाइम्स ऑफ T, सॉरी V इक्वल टू ई डी टाइम बाई टी, ठीक है। सिग्मा क्या हो जाएगा, J का मतलब क्या हो जाएगा, करंट बाई ए टाइम्स ऑफ ई, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बढ़िया। करंट को हम लिख सकते हैं, करंट को वैसे अगर एक्सप्रेस करो तो सही रहेगा क्या, कूलम कहीं और भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम में कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, रख देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इसको क्यू बाई टी लिख देते हैं, चार्ज बाई ए ई टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे K को लिख देते हैं पावर, पावर हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी ई नहीं लिखते, ई ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, x बाई टाइम A टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे ये टाइम है वैसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये भी एस वी बाई टेम्परेचर है, हाँ ये टेम्परेचर है, करेक्ट। तो एस स्क्वायर करेंगे अगर तो बन जाएगा ये ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सिग्मा बन जाएगा ये क्यू बाई एरिया टाइम्स ऑफ ई टाइम्स ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई के, के बन जाएगा एनर्जी टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा सा दिक्कत है यार,
चलो ठीक है, देखते हैं। एनर्जी टाइम्स ऑफ कितना, x डिवाइडेड बाई टाइम इंटू ए इंटू टी। तो यहाँ से आपका टाइम और टाइम तो हट गया, a और a भी हट गया, तो ई स्क्वायर क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ये बन गया ई स्क्वायर क्यू बाई टेम्परेचर स्क्वायर। नीचे आ गया आपका वापस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा, ठीक है। ये वापस हट गया इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और नीचे आ गया सिंपली एक टी और एक टी भी कटेगा, तो यहाँ पे एक बस सिंपल एक टी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ गया एनर्जी टाइम्स ऑफ एक्स का डायमेंशन और डी का डायमेंशन एक हट जाएगा। अब यहाँ पे देख लो Q इंटू ई इंटू डी, ये बन गया आपका क्या, क्यू ई डी, मतलब Q और E बन गया फोर्स, और फोर्स और डी साथ में बन गया आपका वर्क डन। तो ऊपर वर्क डन और नीचे एनर्जी ये भी हट गया, तो बन गया ये टेम्परेचर पावर -1, मतलब केल्विन -1 आंसर आना चाहिए। तो केल्विन -1 बस इसी ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मतलब करते हैं, मुझे भी थोड़ा एंग्जाइटी हो गई थी कि कुछ गलती ना हो जाए फार्मूला लगाने में, फार्मूला छोड़ो मतलब कुछ पावर कैलकुलेशन में। तो एग्जाम में भी ये होना जायज़ है, बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है इन सब क्वेश्चन में, क्योंकि आसान सवाल रहता है और पैनिक भी करते हैं कि ये मिस हो गया तो अच्छा सवाल मिस हो जाएगा जो कि ईजी था, बनने लायक था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छे से लिख के करो फॉर्मूलाज, एकदम एंड में डायमेंशन पुट करो और रिस्क मत लो। यहाँ पे ई दिया है तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एनर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है तो टाइम को स्मॉल टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम सीधा सवाल है, ऐसा सिमिलर सा सवाल, मतलब यहाँ पे बस क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं। एक दो रॉड दिया गया है एल और एल लेंथ का, एक L/2 पे यहाँ पे हिंज है और एक यहाँ पे, मतलब हिंज तो यहाँ पे एक L/2 पे स्प्रिंग है और एक L पे स्प्रिंग है। यहाँ पे दोनों ही स्प्रिंग L/2 पे है। बोला गया है कि एक का फ्रीक्वेंसी F1 है, इसका F1 मान ले और इसका F2 मान ले। पूछा गया है कि F1/F2 कितना होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे देख ले, सिमिलर से सवाल मैंने क्लास में कराया था, इसका एडवांस वेरिएशन है, मतलब ये जो एडवांस में पूछा गया है वो सिंपल सा सवाल था, इसका और एक तो एक्सटेंडेड वर्जन था यहाँ पे, ठीक है। जो कि यहाँ पे मैंने हिंज किया था और एक हल्के से डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ऑफ मास था, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी खुद भी हिल रहा था, ये ब्लॉक भी शिफ्ट हुआ, यहाँ पे और एक स्प्रिंग था, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये, और आंसर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब इसी साथ मैंने एडवांस के बेस में कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये मान लो और थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन है, किसी को अगर चाहिए तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो, मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो रिलेटिवली सिंपल है, मतलब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं, बट ये मतलब वन लाइन में भी आंसर आ जाएगा सीधा, आप लोग इसको ऑरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट देख लो एक बार कैसे प्रोसेस क्या है। ये अगर यहाँ से थीटा हिलेगा तो ये अगर मान लो x गया तो ये तो 2x जाएगा ना, क्योंकि x अब क्या लिखोगे L/2 थीटा, और 2x को क्या लिखोगे L थीटा, तो डेफिनेटली 2x नहीं, मतलब आप x डैश बोल दो इसको, चलो तो ऑब्वियसली x डैश क्या हो जाएगा आपको 2x, तो ये x गया तो ये 2x जाएगा, ये 2x जाएगा तो ये फोर्स भी लगाएगा कितना k टाइम्स ऑफ 2x, और ये इस तरफ हिला तो ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा तो कितना k टाइम्स ऑफ x। तो फोर्स डबल हुआ, डिस्टेंस भी इसका डबल है, तो टॉर्क भी इसका कितना आ जाएगा k टाइम्स ऑफ 2x टाइम्स ऑफ l, और इसका कितना आ जाएगा k टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ L/2, है ना। तो दोनों का नेट रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा 5kx L/2, ये आ गया इसका नेट रिस्टोरिंग टॉर्क। रॉड तो सेम ही है, ml²/12, आई वाला फंडा सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब सेम ही है, तो बस रिस्टोरिंग टॉर्क से मैटर करेगा जो भी करेगा। यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये भी के इसको हल्का से यहाँ पे स्लाइड किए तो ये भी इस तरफ देगा फोर्स, ये भी इस तरफ देगा फोर्स, दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ kx देने वाला है, तो kx और kx दिया तो टॉर्क उसका कितना आ जाएगा kx इंटू L/2, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया आपका ये kxl, ठीक है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे टॉर्क इन स्ट्रिंग टॉर्क 5kx L/2, ये आपका देगा I अल्फा, करेक्ट। तो x को आप लिख सकते हो L/2 थीटा, थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो थीटा इक्वल L/2 थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दो 5k L/2, x को लिख दो आप L/2 थीटा इज इक्वल टू I अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ गया तुम्हारा 5k L² by 4I थीटा,
तो ये बन गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो फर्स्ट का ओमेगा स्क्वायर आ गया, फर्स्ट का ओमेगा 1 आ गया, रूट ओवर ऑफ 5k L²/4i, ये बन गया ओमेगा 1, ठीक है। दूसरे केस के लिए आप लिख दो, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में नेट स्ट्रिंग टॉर्क KXL, ये बन गया आपका वापस से आई अल्फा, तो अल्फा आ गया, के एक्स का वैल्यू हो गया तुम्हारा L/2 थीटा, तो ये बन गया L²/2 थीटा, और नीचे आई आ गया, तो यहाँ से ओमेगा 2 बन गया रूट ओवर ऑफ KL²/2i। और हमें पता है कि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो F1/F2 क्या आ जाएगा, ओमेगा 1/ओमेगा 2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस रूट ओवर ऑफ 5/2, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, मतलब सीधा ओरली हो जाएगा ये। यहाँ पे ये अगर x गया तो ये 2x जाएगा, तो ये फोर्स F दिया तो ये फोर्स डबल देगा, और अगर ये फोर्स डबल दिया तो ये जो टॉर्क देगा उसका डबल टॉर्क वहाँ पे लगेगा, मतलब 4 टाइम्स टॉर्क लग जाएगा, क्योंकि आप मान लो ये फोर्स F हुआ तो ये फोर्स 2F है, तो इसका टॉर्क जितना होगा इसके फोर्स में और एक 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो टॉर्क 4 टाइम्स हो जाएगा ना इसका टॉर्क टाउ है तो इसका टॉर्क 4 टाउ होगा, तो नेट 5 टाउ आएगा, बट यहाँ पे आएगा कितना 2 टाउ, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, टाउ आ जाएगा, क्योंकि आई तो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा आंसर कर सकते हो, यहाँ पे 5 टाइम्स टॉर्क है, यहाँ पे 2 टाइम्स टॉर्क है, डिवाइड करोगे तो √5/2 आंसर आ जाएगा, ओरली हो जाएगा ये सवाल। तो इतना भी कुछ टफ सवाल नहीं था, क्वेश्चन बड़ा था, देख के डर लग सकता है, मतलब परेशानी हो सकती है, पता नहीं क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, बट सिंपल सा ही सवाल था, ठीक है। इसका बहुत एडवांस वेरिएशन क्लास में कराया गया हुआ है, ईजी सवाल था, मान लो जो लोगों ने किया होगा उनके लिए ईजी सवाल था ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बार एडवांस ऐसे टाइप का सवाल पूछता रहता है, 2019 में एक सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग इस साल भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ग्रेविटेशन का सवाल है, लेकिन मोर और लेस ऐसे टाइप के बहुत सारे सवाल हमें पास्ट ईयर्स में हमने देख लिया है ऑलरेडी, तो एक्सपेक्टेड सवाल था ऐसा टाइप का कुछ। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। एक मास m2 दिया है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक मास m1 के अराउंड, ठीक है। तो m1 एक मास है जिसके अराउंड m2 चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो मान लो अब मास m2 जो है, मास m1 बहुत ज़्यादा है m2 से, और जो हेवियर मास है मतलब जो m1 है वो धीरे धीरे बहुत स्लोली, मतलब उसका मास बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, तो उसका रेट बहुत कम होगा। एक्वायर्स मास फ्रॉम द लाइटर स्टार एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, इतने रेट में वो लाइटर जो मास है वो लॉस कर रहा है अपना मास, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसका रिलेटिव रेट क्या होगा, चलो देखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको सोचना है कंजर्व क्या होगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व होता है। तो उस ये जो मास m2 जो घूम रहा है ना, उसका पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख लो, तो v2 क्या होगा, रूट ओवर ऑफ g m1/r लिख सकते हैं ना ये। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो तो mvr कांस्टेंट होगा, mvr m2 घूम रहा है, v0 r रेडियस में, तो ये कांस्टेंट आ गया आपका। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m2 और v1 आ जाएगा g m1/r टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो g है वो तो कांस्टेंट है, जो m1 है वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि स्लोली लिखा है, तो उसके रेट को नेगलेक्ट करो आप, बच जाएगा बस m2√r इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दो, तो m2 बन जाएगा dm2/dt जो कि क्वेश्चन में गामा दिया हुआ है, प्लस अब √r बन जाएगा ½ dr/dt, और बचेगा m2 बाहर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो dm2/dt क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गामा, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस गामा, √r इज इक्वल टू -1/2 √r dr/dt m2। तो यहाँ से भैया यार यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये √r बन गया तो dm2/dt आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सा साइन बन गया dm2/dt, m2 क्या हो रहा है, कंसिडर मास ऑफ रिवॉल्विंग इन दिस, कांस्टेंट रेट ऑफ दिस दिया है 1/r दिया गया है, ठीक है। नो अदर लॉस ऑफ मास। फॉर नाउ इसका काम करते गामा ही एज्यूम कर लेते हैं, आई थिंक ये लॉस का ही रेट को गामा बोल रहा है, ठीक है। मतलब गामा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ मेंशन नहीं किया गया ना, तो मान लेते इसको गामा दिया गया है। तो dr/dt क्या बन जाएगा, हमें चाहिए क्या 1/r dr/dt, तो √r को इधर ले आओ, तो 1/r dr/dt बन जाएगा -2 गामा बाई
M2 ऑप्शन है क्या यहाँ कुछ? हाँ, ऑप्शन बी बन रहा है यहाँ पे। फिर आई थिंक इन लोगों ने गामा का कुछ मेंशन नहीं किया कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है नेगेटिव ही बोल रहे होंगे, तो हमने बस सिंपल गामा ही पुट कर दिया। ठीक है, तो चलो ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ऐसे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन और इस टाइप के ही क्वेश्चंस। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग अभी, कार्नोट का सवाल है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन दिया गया है, यहाँ पे बोला क्या क्या है देख लेते एक बार। कार्नोट क्लास में अच्छे से डिस्कस हुआ था, एक बार नोट्स वगैरह देख लेना अच्छे से, हमने सारे केसेस डिस्कस किए थे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बोला गया है कि टेम्परेचर 1000 पे है और उसका 0.4 है, मतलब मैं स्पेसिफिकली जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ, जो एडवांस के बैच में है। आप लोग एक बार कार्नोट वाला पार्ट देख लेना अच्छे से, ठीक है। 1000 केल्विन है, 0.4 है, एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक कुछ सोर्स है, यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे हीट पंप हीट इंजन है, जो हॉट रिजर्वर है वो टेम्परेचर दिया है उसका 1000। चलो बढ़िया। फिर बोला गया है कि एफिशिएंसी बोला गया है 0.4, मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, ये यहाँ से अगर हीट मैंने लिया तो यहाँ पे जो छोड़ूंगा, ये बोला गया है कि पहले 150 है, ठीक है। इट एक्सट्रैक्ट्स 150 ऑफ जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वर, यहाँ से 150 लिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ देगा ये। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज़ फुल्ली यूज टू रन अ हीट पंप। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये यूज़ कर रहा होगा वर्क में, तो यहाँ से अगर 150 जा रहा है और कुछ नहीं दिया गया क्या, बाकी तो बस अगले का बोला है। तो एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, कितना हीट इनपुट हुआ, सॉरी कितना वर्क डन करने को मिला भाई, कितना हीट इनपुट हुआ। तो 0.4 से हम 150 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्यू इन दिया गया है तो हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारा 60। तो ये 60 जूल यहाँ पे आ गया, तो 90 जूल यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। तो वर्क एक्सट्रैक्ट पूछा गया, टेम्परेचर ऑफ, ये कार्नोट इंजन है, ये CE मान लेते हैं इसको, तो इसका भी ये सब टेम्परेचर भी पूछा गया है। कोल्ड रिजर्वेयर का, ये हॉट रिजर्वेयर है और ये कोल्ड है, कोल्ड का टेम्परेचर पूछा गया है। तो हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है ना, जैसे कि Q1/Q2 इज इक्वल टू कितना होता है, T1/T2। तो Q1 कितना है मेरा 150, Q2 कितना हो गया 90, T1 कितना हो गया 1000, और यहाँ से T2 निकालना है। 0 0 कैंसल्स आउट, 3 से 5, 3 से 3, 5 से 200, T2 बन गया 600 केल्विन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी तो हम मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया अगले पार्ट पे, कि ये जो वर्क एक्सट्रैक्टेड है, मतलब 60 जूल जो वर्क हम देख पा रहे हैं, ये एक हीट पंप में सप्लाई हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एक हीट पंप मान लेते हैं, ये हो गया एक हीट पंप। ठीक है, अब यहाँ पे COP दिया गया है कितना 10, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 दिया गया है। हॉट रिजर्वेयर बोला गया है टेम्परेचर 300 पे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हॉट रिजर्वेयर है जो कि टेम्परेचर 300 पे है। इसका हीट पंप का काम क्या होता है, वो कोल्ड से हीट लेगा और हॉट में छोड़ेगा, है ना। मेरे ठंडे रूम से वो और हीट लेगा और बाहर छोड़ता जाएगा, तो बाहर का जो टेम्परेचर वो 300 दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी 60 घुस रहा है, और COP बोला गया है कितना 10, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 60 है, तो Q यहाँ से Q मान लेते हैं, तो Q बाई वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो Q कितना हो जाएगा मेरा 600। तो यहाँ से ये 600 ले रहा है, तो यहाँ पे कितना छोड़ेगा 660, ठीक है। और वापस से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी वाला फंडा लगा सकते हैं यहाँ पे कि Q1/Q2 इज इक्वल टू कितना T1/T2। तो Q1 हो जाएगा 600, Q2 हो गया 660, T1 हमें पता नहीं, T2 है 300। 0 0 कैंसल्स आउट, फिर यहाँ पे 3 से 20, 3 से 22, 3 से 11, 2 से 11 और 2 से 10, तो T1 बन गया आपका 3000/11। अजीब वैल्यू आ रहा है, देख लेते क्या क्या है। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज, कार्नोट से कितना वर्क निकला, ये निकला हमारा 60 जूल। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी तो हमने करेक्ट बोल ही दिया था। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर हीट पंप इज, जो आ रहा है 3000/11, एक बार देखते कितना आता है ये 3000/11 है ना।
तो ये बन जाएगा आपका 2 से 22, ये 807,302, 272 अराउंड बन रहा है। आई थिंक एडवांस इतना क्लोज तो आंसर ले ही सकता है। कुछ डिस्प्यूट होगा तो मतलब दोनों को ही मार्क्स दे देगा आई थिंक वो, क्योंकि बहुत क्लोज वैल्यू है, केल्विन में बहुत क्लोज वैल्यू तो ले सकता है। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल इज 540 जूल। नहीं, ये कितना आ रहा है? हॉट रिजर्वर पंप ये हॉट है और ये कोल्ड है ना, क्योंकि हीट पंप कोल्ड से लेकर और हॉट में छोड़ेगा। ये 270 मान सकते हैं, इसको 272 है एग्जैक्टली मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली हीट सप्लाइड कितना है? 540 है, बट हमारा आंसर कितना आ रहा है? 660, मतलब ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ABC। अगर किसी ने शायद A B भी मार्क किया होगा आई थिंक उसको नंबर मिलना चाहिए फुल है, क्योंकि इसमें आई थिंक कुछ डिस्प्यूट होगा तो मार्क्स दे देना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में वापस एक थर्मो का सवाल आ गया है, जिसमें बोला गया है कि मोनोएटॉमिक गैस है। ग्राफिकल सवाल है, मतलब बनना चाहिए, आसान सवाल बनते हैं इसके। N मोल्स दिया गया है, टेकन थ्रू ए साइकिल WXYZW बोला गया है, कंजिक्यूटिव एडियाबेटिक एंड आइसोबारिक क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा एडिया, क्योंकि किसी भी पैरामेट्रिक ग्राफ हो हमेशा एडिया का हाइपरबोला ही बनता है। ये बन जाएगा आइसोबारिक, करेक्ट। चलो बढ़िया। तो W का दिया गया है 64, तो इसका बन जाएगा 64 cm3। Z का दिया है, Z का नहीं दिया है ना, X का दिया है कितना? 125, इसका 125 है। अच्छा सॉरी, W इस तरफ है, ये 64 है, ये 125 है, और ये हो गया तुम्हारा 250। तो Y, X और W क्वेश्चन में दिया गया है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस दे दिया गया है TW, और पूछा गया है कि NRTW कितना? NRTW 1 जूल है। ठीक है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन द पाथ XY। अच्छा, XY में आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में हीट चाहिए, तो हीट कितना हो जाएगा? NCP डेल्टा T। CP कितना होता है? कौन सा गया है? मोनोटॉमिक दिया है ना, तो CP हो जाएगा 5R/2 डेल्टा T। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 5/2 NR डेल्टा T। NR डेल्टा T का वैल्यू दिया गया है 1। यार इस पर कुछ करना ही नहीं था क्या? सीधा आंसर निकल रहा है यहाँ पे, मतलब आपको समझ आ रहा होगा। मैंने पेपर 2 मैंने नहीं किया था, पेपर 1 किया था मैंने, पेपर 2 में अभी कर रहा हूँ सॉल्व। टीम ने बस ये पेपर बना के भेज दिया, और मुझे क्लासेस के बाद अभी बस इसका एक रिकॉर्डिंग लेना था। पेपर 1 मैंने पहले कर लिया था घर पे, कल रात को टाइम नहीं था, आज मैंने सुबह कर लिया था। पेपर 2 में जस्ट अभी देख रहा हूँ। इस पर कुछ करना ही नहीं था क्या? N दिया गया है, TW बोला है, एक सेकेंड, TW मतलब कौन सा टेम्परेचर है यहाँ पे? TW मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस एट पॉइंट W है। अच्छा, यहाँ पे TW दिया गया है, समझा, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ XY, यहाँ पे हमें डेल्टा T चाहिए, बट मुझे यहाँ पे बस TW है, ये डेल्टा T थोड़ी है, ये तो बस TW है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। और तो हमें बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? ये आइसोबारिक है ना, चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हमें पहले ना ये दोनों टेम्परेचर्स चाहिए होंगे, वरना डिफरेंस निकालना मुश्किल है, या फिर इसके टर्म में कुछ चाहिए होगा हमें। तो इसका अगर हम इक्वेशन लिख लें, इसका PV इक्वेशन भी लिखना मुश्किल है क्योंकि प्रेशर तो पता है नहीं, बट एडियाबेटिक है ना, तो एडियाबेटिक अगर है तो हमें पता है कि PV पावर गामा तो कांस्टेंट है, करेक्ट। तो P को हम अगर T/V लिख दें तो TV पावर गामा -1 भी कांस्टेंट आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो मान ले कि इसका जो टेम्परेचर है X टू W का जो टेम्परेचर वो निकाल लेते हैं। W का अगर टेम्परेचर पता है हमें TW, और अगर हमें Z का भी किसी तरह पता लग गया तो हम X और Y दोनों का निकाल सकते हैं, है ना। तो एक बार लिखते हैं ऐसे करके कि TW VW गामा -1 इज इक्वल टू TX VX गामा -1, करेक्ट। तो TW अगर पता है, VW हमें पता है, तो यहाँ से सीधा निकल सकता है ना, ये TX आ जाएगा TW VW/VX, मतलब 64/125 पावर गामा -1, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली इसका हमें W चाहिए होगा, इसका W कैसे निकाल सकते हैं? ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो ये अगर 64 है, अगर ये डबल हो रहा है ना,
क्योंकि आइडिया ठीक है, लिख देते हैं एक बार, देख लेते, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है वरना। टी वाई वी वाई गामा माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, टी जेड वी जेड गामा माइनस वन, है ना। और टी वाई और वी वाई का रिलेशन हम देख लें, हमें ये भी पता है कि पी वी को tan RT होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो टी बाई वी कांस्टेंट होगा, तो टी बाई वी कांस्टेंट हुआ तो वी एक्स बाई वी वाई शुड बी इक्वल टू टी एक्स बाई टी वाई। अच्छा, आई डोंट थिंक वी जेड चाहिए हमें, क्योंकि आइसोबैरिक अगर पता है हमें तो वी एक्स बाई वी वाई टी एक्स बाई टी वाई के बराबर होगा, ये भी हमें पता है। बढ़िया, अच्छा आई थिंक अब हो गया सॉल्व। तो ये अगर वी एक्स बाई वी, ठीक है लिख लेते हैं, वी एक्स बाई टी एक्स पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इक्वल टू वी वाई बाई टी वाई। मतलब आप देख लो, पहला इक्वेशन हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक एडियाबेटिक इक्वेशन लिख दिया, करेक्ट। उसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में एक एडियाबेटिक इक्वेशन लिख दिया, बट आई डोंट थिंक इसकी कुछ ज़रूरत है, इसको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। ये वाला पार्ट आइसोबारिक है तो हम लोगों ने इसमें वी बाई टी कॉन्स्टेंट कर दिया, तो यहाँ से वी एक्स और वी वाई का रेशियो तो पता ही है हमें, इसका रेशियो हो गया 2, तो टी वाई बाई टी एक्स आ गया हमारा 2, तो यहाँ से टी वाई निकल गया 2 टाइम्स ऑफ टी एक्स, और टी एक्स हमें पता है टी डब्ल्यू टाइम्स ऑफ 64 बाई 125 गामा माइनस वन है, ठीक है। अब यहाँ से टी वाई पता है, टी एक्स पता है, तो क्यू हमारा आ गया था 5/2 एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई का है ना, टी वाई माइनस टी एक्स होगा, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 टाइम बच जाएगा बस, तो 5/2 एन आर टी वाई माइनस टी एक्स बन जाएगा बस टी डब्ल्यू टाइम्स ऑफ 64 बाई 125 गामा माइनस वन, मतलब गामा कितना होगा 5/3 मतलब 2/3, है ना। एन आर डेल्टा टी का वैल्यू 1 आ जाएगा, 64 बाई 125 पावर 2/3, तो इसका 1/3 करके फिर स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/3 क्या बच जाएगा, ये कितना 4/5, इसका स्क्वायर कर दे तो 5/2 टाइम्स ऑफ 16/25, ये बच जाएगा 8, ये बच जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 1.6। पूरा एक बार कैलकुलेशन देख लेते अच्छे से ताकि कुछ गलती ना हो यहाँ पे, ठीक है। पहला तो हमें पी पर गामा कांस्टेंट पता है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन निकल गया, ये दोनों एडियाबेटिक है तो यहाँ से हमें पहला इक्वेशन मिलता है, तो यहाँ से हमें टी एक्स मिल जाता है टी डब्ल्यू टाइम्स ऑफ 64 बाई 125, क्योंकि वी डब्ल्यू दिया है कितना 64, ये दिया कितना 125, तो यहाँ से रिलेशन मिल गया हमको। सेकेंड इक्वेशन दिया है कि टी वाई वी वाई गामा माइनस वन, ये ज़रूरत नहीं है तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो चलो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है एक्स और वाई पे, तो हम लोग वी बाई टी को कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ से टी वाई और टी एक्स का रेशियो निकल गया, जहाँ से हम सीधा टी वाई को 2t(x) लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक को हमने माइनस किया तो ये बन जाएगा हमारा टी वाइज 2 टाइम्स ऑफ दिस। एक बार चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एग्रीड। 5/2 एन आर T2 माइनस T1, यहाँ से बस एक बच गया, क्यूब रूट किया तो ये 4 बन जाएगा, नीचे 5 रह जाएगा, उसका स्क्वायर होगा तो 16/25, 16/25 इंटू 5/2, 2 16 कैंसल्स आउट, 5 25 कैंसल्स आउट, आंसर 1.6, ठीक है। आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं, आई होप आंसर सही हो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे आंसर पता नहीं इसका, बट आई होप सही हो। पेपर 1 का आई वाज श्योर मैंने कर लिया था, जो कि ऑनेस्ट मैं बोल दे रहा हूँ कौन सा किया था मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे ऊपर से, मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो मुझे पता था कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट सॉल्व मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने रियल टाइम पे, तो आई होप सही हो। एक बार अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि गलत है, ठीक है। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला गया है अबव इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, मतलब ये अच्छा सवाल है, इसमें मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया बट मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें बोला गया है कि 2 सैटेलाइट है जो कि एक R1 डिस्टेंस पे है और एक R2 डिस्टेंस पे है, और वो दोनों घूमे जा रहे हैं, मतलब हमें पूछा गया है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का टाइम पीरियड कितना होगा, तो ऐसा कुछ मान ले हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, देख लें। यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है या सैटेलाइट है, मान ले S1 S2 है, ये घूम रहा है ऐसे और एक घूम रहा है इसके ऑपोजिट में, ठीक है। तो पूछा गया है कि अच्छा R1 बोला गया है कि 1.2 टाइम्स ऑफ 21 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, बढ़िया। तो जियो स्टेशनरी है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड दूसरा बंदा मेजर कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, तो यहाँ पे रिलेटिव टाइम पीरियड का सवाल है, तो एक काम करना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर, इसको ओमेगा 1 मान ले, इसको ओमेगा 2 मान ले और इसको रोक दे,
इसको इधर रोक दे, ये अगर रुक गया तो नीचे वाला जो बंदा है ये इसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से, और जब इस S2 S1 को वापस दिखेगा उसको लगा कि चलो एक टाइम पीरियड S2 का हो गया। मतलब सीधा सा फंडा है, हमें यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कंसिडर करना है। मेन स्टेप का ही सवाल है, आसान सवाल था ये। फिर तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा फिर 2 पाई बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, मतलब ओमेगा रिलेटिव क्योंकि ऑपोजिट में थे तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ जाएगा। अब ओमेगा क्या आएगा, पहले बंदे का टाइम पीरियड प्लस दूसरे बंदे का टाइम पीरियड, तो 2 पाई कैंसिल्स आउट, बन जाएगा ये T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब प्रॉब्लम है कि T1 और T2 निकालो। T1 कहाँ से आएगा भैया, T1 आ जाएगा कहाँ से, फिक्स डिस्टेंस R1 बोला गया है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ्स रोटेशन। ओके, एक जियो स्टेशनरी है, फिक्स डिस्टेंस R1 पे है वो, ठीक है। मतलब मान ले ये R1 पे है, ये जियो स्टेशनरी है। अगर जियो स्टेशनरी हुआ तो उसका टाइम पीरियड तो पता है कि 24 आवर्स होगा। ये तो मिल गया, चलो बढ़िया, एक तो आ गया एटलीस्ट। 24 T2 बाई T1 प्लस T2, ये तो एक आ गया। अब T2 निकालना है। T2 कैसे निकाले, T2 हम लोग निकाल सकते हैं कुछ ऐसा करके ना, कि एक काम करते हैं T2 से डिवाइड कर देते पहले, क्योंकि हमें 24 बाई P चाहिए, तो 24 बाई 1 प्लस T1 बाई T2 चाहिए हमें, ठीक है। ओके, अब T2, अच्छा यहाँ पे वो लग जाएगा कैपिटल्स लो, T1 क्यूब इस प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा R1 क्यूब। तो सीधा सा फंडा है, लिख देते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू R1 बाई R3 R2 होल क्यूब, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे T1 बाई T2 हो जाएगा इक्वल टू, प्रोपोर्शनली इक्वल ही होगा ये तो। यार कैलकुलेशन कितना घटिया दिया है यहाँ पे। T1 बाई T2 हो गया R1 बाई R2 का क्यूब बाई 2। अच्छा, तो R1 बाई R2 दिया है 1.21, इसका क्यूब बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.11, और इसका क्यूब आएगा 1.1 आएगा, सॉरी 1.1 का क्यूब आएगा, रूट किया तो 1.1 बनेगा ना। अब 11 क्यूब चाहिए, आई थिंक 1331 होते हैं, बट एक बार कर लेते हैं। 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1, तो 1331 आता है ना। तो 1331 आएगा, तो यहाँ पे क्यूब है तो ये बन जाएगा 1.331, ठीक है। तो 1.331 ये बन जाएगा फिर 24 बाई 2.331, क्योंकि प्लस 1 आ गया तो आंसर बन गया 2.33। एक बार यार कैलकुलेशन मैच कर लेना, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, आई होप सो। बहुत अजीब आंसर है लेकिन, बट आई डोंट थिंक इसका कुछ और अप्रोच होगा। ओमेगा रिलेटिव ले लिया मैंने, ओमेगा रिलेटिव पता है तो उसको टी में कन्वर्ट किया, जियो स्टेशनरी बोला तो 24 आवर्स का हो गया T1, T2 हमने निकाल लिया यूजिंग कैपिटल्स, तो आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसमें बोला गया है एक लेफ्ट और राइट थर्मो का सवाल है, वापस से मैकेनिकल प्रोसेस बेस्ड सवाल है, क्लास में कराएगा वैसे सवाल। और एडवांस में ऐसे टाइप के सवाल आते हैं और अच्छे भी लगते हैं ऐसे सवाल, जिसमें स्प्रिंग और थर्मो मिक्स करके दिया है। लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स दिया है, थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ L, पूरा लेंथ L दिया है, सेपरेटेड बाय अ थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया A। लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विथ 3/2 मोल्स और 1 मोल दिया गया है। तो यहाँ पे 3/2 मोल आ गया और यहाँ पे 1 मोल आ गया, चलो बढ़िया। लेफ्ट कंपार्टमेंट अटैच्ड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया है, और नेचुरल लेंथ दिया है 12/5 मतलब 0.4L। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एक्सटेंशन है, कितने का है, L/2 है, ये 0.4L है ना, तो कितना हो जाएगा इसमें, लिख लो आप एक सेकेंड, 0.5L का एक्सटेंशन है तो 0.1L का एक्सटेंशन इनटू K, इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है। ये फोर्स आ गया यहाँ पे, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक K टाइम्स ऑफ L/10, ये हो गया आपका एक फोर्स, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला है पिस्टन इज एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर एज शोन, ठीक है, तो हमने ले लिया। अंडर द अबव कंडीशन प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में प्रेशर पूछा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे P1A फोर्स लग रहा है, यहाँ पे P2A फोर्स लग रहा है। अब P1A और P2A का कुछ रिलेशन हमें चाहिए होगा,
तो अगर हम देख ले कि P1 और क्या दिया है, थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर दिया है, ओके, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, पिस्टन कैसा है, थर्मली कंडक्टिंग, अच्छा यहाँ पे एक हिंट है, थर्मली कंडक्टिंग बोला है, मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है, इसका T हुआ तो इसका भी T हुआ, ओ इसका वॉल्यूम भी V है तो इसका वॉल्यूम भी V ही है क्योंकि सेम आइडेंटिकल शेप से दोनों का। तो इसका अगर मैं प्रेशर लिख लूँ P1 V इज इक्वल टू N1 RT, मोल से प्रोपोर्शनल आएगा ना मतलब, और ये हो जाएगा P2 V इज इक्वल टू N कितना है 1 RT, है ना। तो यहाँ से P1 आ गया मेरा 3/2 RT/V, P2 आ गया मेरा RT/V। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, चाहिए हमें P2 चाहिए, आई थिंक इन द राइट कंटेनर, हाँ देख लो एक बार, राइट बोला गया है तो हमें P2 चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, RT/V को P2 डाल देते हैं तो P1 बन जाएगा 3/2 P2, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख देते हैं कि P1A प्लस KL/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2A प्लस KL/10 इक्वल टू P1 है। अब यहाँ से P2 को लिख देते हैं, P2 रहने देते हैं, P1 को 3/2 P2 लिखते हैं, तो P2 प्लस A से डिवाइड कर दे, और P1 को लिख देते हैं 3/2 P2, इसको इस साइड ले जा तो कितना हो जाएगा, P2/2 इज इक्वल टू कितना, KL/10 है, डिवाइड कर दे 2 से, तो P2 बन गया KL/5 है। इसका मतलब अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5। इतना टफ सवाल तो नहीं लग रहा है, हो सकता है कि 12th वाला जो पोर्शन है वो टफ हो, मैंने अब तक वो पार्ट तो सॉल्व नहीं किया है तो हो सकता है वो टफ हो। मैंने बस अब तक, मुझे कल रात को टाइम नहीं था, मतलब मैं कर नहीं पाया था कल रात को, कुछ और रीजंस थे, क्लासेस वगैरह थे ख़त्म करके मुझसे पास एनर्जी नहीं था, मैं सोचा सुबह कर लेता हूँ। तो सुबह मैंने बस पेपर 1 का जो फिजिक्स का पोर्शन है 11th का, मैंने बस वही किया था। पेपर 2 मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, 12th का मोस्टली मैं घर जाके एक बार कर लूँगा, और फिर आपको अगले वीडियो पे प्रॉपर कट ऑफ वगैरह सब बोल दूँगा कितना आना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉपरली अभी इसको एनालाइज नहीं किया है, ठीक है। मैं एक बार देख कर आपको बोल दूँगा। पेपर 2 का और पेपर 1 का 12th का पोर्शन मेरा करना बचा है अभी। चलो देखते हैं। इसमें बोला गया है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम दिया है, ठीक है। विस्कस मीडियम बोला गया है, एंगल 60 दिया है, करेक्ट, अच्छा बढ़िया, विस्कस मीडियम दिया है यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी 270 है, मतलब ये पोर्शन देख लेना आप लोग जो अभी 12th में हो, आपको मैंने वेलोसिटी डिपेंडेंट फ्रिक्शनल फोर्स उस पार्ट में इस टाइप के सवाल को कराया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे एफ वेक्टर दिया है माइनस CV वेक्टर, वेल ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट दिया है 0.1 kg/s। सिमिलर सवाल मैंने क्लास में कराया था, मैंने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन को, तो आप लोग देख लेना, ऐसा क्वेश्चन होगा आपके क्लास नोट्स पे, ठीक है, ठीक है। और उसमें पूछा गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक बार देख लेते हैं वापस क्या क्या बोला है। मास 200 ग्राम दिया है, विस्कस मीडियम बोला गया है, एंगल 60 दिया है, इनिशियल स्पीड दिया है 270, करेक्ट। एफ वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर CV वेक्टर से प्रोपोर्शनल है ना, तो मतलब Vx से भी होगा Vy से भी होगा, तो आप एक इक्वेशन तो ये ले सकते हो कि Fx इक्वल टू -CVx, ये तो आप लिख ही सकते हो। रेंज पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, वॉल से थ्रो किया गया है क्या, द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकंड, अच्छा ठीक है, मतलब रेंज निकालना है बेसिकली, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, ये ऐसा किया तो मतलब ऐसा थ्रो किया इसको और ये जाके एक वॉल को हिट किया, ये डिस्टेंस पूछा गया है मुझे, और टाइम दे दिया गया है 2 सेकंड्स, और कुछ आई डोंट थिंक बोला गया है, C का वैल्यू वगैरह दिया है, चलो ठीक है। तो Fx इक्वल टू -CVx तो लिख ही सकते हैं क्योंकि x कंपोनेंट के साथ भी ये वैल्यू तो ऐसे ही करेगा, इसको mdVx/dt लिख देते हैं इक्वल टू -CVx, यहाँ से dVx/Vx इक्वल टू कितना आ जाएगा -CT/m, ln v कितना आ जाएगा यहाँ पे -CT/m, यहाँ पे लिमिट पुट करना भूलना मत क्योंकि यहाँ पे लिमिट में ही गलती होती है। v का इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई थिंक v का इनिशियल वैल्यू है कितना दिया है 270, तो इनिशियल वैल्यू 270 है। फाइनल वैल्यू चाहिए क्या मुझे, फाइनल वैल्यू हिट से वर्टिकल वॉल बोला गया है तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो एक रैंडम v ले लेते हैं अभी, तो v आ जाएगा v/270 इज इक्वल टू e पावर -CT/m, तो v बन जाएगा 270 e पावर -CT/m, ठीक है, ये बन गया v। अब v नहीं चाहिए, हमें चाहिए x, मतलब वापस हमें dx/dt करना होगा यहाँ पे, तो dx/dt आ जाएगा 270 e पावर -CT/m,
तो यहाँ से dx कितना आएगा, मतलब x कितना आ जाएगा यहाँ पे 270 e पावर माइनस सी टी बाई एम। इसको अगर इंटीग्रेट करें तो कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, माइनस सी बाई एम नीचे आया और e पावर माइनस सी टी बाई एम रह गया। टाइम 0 से टाइम कितना दिया है यहाँ पे 2 सेकंड तक। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे हटा देते हैं अभी के लिए। चलिए अब यहाँ पे हमें x सीधा कैलकुलेट करना है। 270 माइनस c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.1, बढ़िया। m कितना दिया है देखते हैं, 200 ग्राम, बढ़िया। 200/1000। चलो e का वैल्यू कितना दिया है, माइनस 0.1/200 टाइम्स ऑफ 1000 टाइम्स ऑफ 2, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना। आई होप मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। 0 0 0 0 कैंसल्स आउट, 2 और 2 कैंसल्स आउट, यहाँ पे भी 0 0 0 0 कैंसल्स आउट, यहाँ पे 2 और ये बन जाएगा 5 आपका। तो यहाँ पे बना कितना, 5 से भी कर देता हूँ ना कैंसिल आउट, 54। तो माइनस 54/0.1 टाइम्स ऑफ e पावर -1 है ना। तो इसको अगर मैं 0 को हटा दूँ, ये बन जाएगा 540 टाइम्स ऑफ 1 - 1/e। यार कितना घटिया आंसर बन रहा है इसका। e का वैल्यू 2.7 दिया है, बट करूँ क्या मैं इसका। 2.7 अगर है, अच्छा आई थिंक नीचे 540 है, तो कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए। चलो लिखते एक बार। तो x बन जाएगा 540 टाइम्स ऑफ 1 - 1/e। e कितना है 2.7। तो यहाँ से अगर माइनस होगा e - 1/e, e - 1 बन जाएगा 1.7 बाई e बन जाएगा 2.7। तो इस डेसिमल को अगर हटा दो तो 540 ये हो जाएगा 20, है ना। आई थिंक यस 20, और ये हो जाएगा 17। तो आंसर बन जाएगा 340 मीटर। एक बार पूरा पार्ट देख लेते हैं। पहले हमने fx इक्वल टू माइनस सी वी एक्स लिखा, उसके बाद हमने एम ए इक्वल टू माइनस सी वी एक्स लिख दिया, ए को हमने डी वी एक्स बाई डी टी लिख दिया। यहाँ से डी वी एक्स निकल गया, तो यहाँ से वी एक्स आया और ये नीचे गया, तो यहाँ से एल एन वी का एक टर्म बना। यहाँ पे लिमिट हमने 270 से वी तक रखा, वैल्यू सही है अब तक। v यहाँ से v बाई 270 ई पावर माइनस सी टी बाई एम, तो यहाँ से v निकल गया, बढ़िया। यहाँ तक कुछ गलती नहीं है। चलो बढ़िया, अगला देखते हैं। t का अगर लिमिट 0 पे पुट करो तो 0, हाँ सही है। तो यहाँ पे फिर हमने v को dx बाई dt लिखा, dt इस तरफ गया, इंटीग्रेट किया, कोफिशिएंट नीचे आ गया, कोफिशिएंट नीचे आया, तो यहाँ पे लिमिट हमने 0 to 2 पुट किया। पहले एक बार 2 पुट किया तो ये 0 0 कैंसल्स आउट, ये 5 बन गया, 2 2 कैंसल्स आउट, ये 10 बन गया, सही है। 10 टाइम्स ऑफ 0.1 मतलब 1 रहेगा, माइनस 0 पुट किया तो एक 1 बचेगा यहाँ पे। नीचे की तरफ अगर देख लूँ मैं, 200 और 1005 कैंसिल आउट, माइनस 0.5 ऊपर गया, तो ये बन जाएगा 540, हाँ बढ़िया। यहाँ से e - 1/e आई थिंक सही है, वैल्यू भी अच्छा ही आ रहा है, तो लगता है कि सही होना चाहिए। ठीक है, होप सही हो। अगला देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट सवाल है जितना मैंने देखा था पीडीएफ पे, हाँ लास्ट सवाल है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग, जेईई एडवांस्ड 2025 का। जो लोग एंड तक आ चुके हो हमारे साथ, बहुत सारा सवाल आप लोगों ने सीख लिया है। अब आखिरी सवाल देखते हैं क्या होगा ये। तो ये आखिरी सवाल है डॉपलर इफेक्ट का, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, उस पर एक क्वेश्चन है ये। सॉल्व तो नहीं किया था मैंने, बट ऊपर ऊपर से मैंने एक क्वेश्चन देखा था। मतलब जब मैं आ रहा था कार से, तो मैंने देखा कि बैठे बैठे मैंने कार में देखा था कौन से क्वेश्चन है ऑलरेडी इस पीडीएफ पे, जब मुझे टीम ने मुझे भेजा ये। तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये एसएचएम और साउंड को दोनों को मिक्स करके बनाया है, और कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जब क्लास में दूंगा ना, मुझे मज़ा आएगा क्लास में इस क्वेश्चन को देने में, जब बच्चे इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। एंगुलर सिस्टम का एक बेहतरीन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसमें यहाँ पे मुझे कुछ वी निकालना होगा, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद मुझे इन दोनों का डॉपलर इफेक्ट से फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, और उस फ्रीक्वेंसी का रेंज निकालना होगा, वेरिएशन निकालना होगा। एंड वो वेरिएशन एकदम वैसा ही है जैसा हमने वो वेट वाले वेरिएशन में देखा था, कि W max माइनस W min करना है, ना कि बस सिंपल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक ऑडियो ट्रांसमीटर है, और मुझे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, अच्छा लगता है फिर काफ़ी। एक ऑडियो ट्रांसमीटर दिया है, एक रिसीवर दिया है, और दोनों को एक ही 2 पॉइंट से छोड़ दिया गया है। ठीक है,
और दोनों को बस साइड वाइज मूव करवा के छोड़ दिया। अब बोला गया है कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है, तो एक से निकलेगा वो दूसरा रिसीव करेगा। तो जैसे ही ऐसे मूव करेगा ना, ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे भागेगा, ऐसे चलेगा। और स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड बोला है, मतलब एसएचएम कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया है 660 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 330, मैक्सिमम वेरिएशन पूछा है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसमें हम लोग। मैक्सिमम वेरिएशन मतलब क्या बोला है बेसिकली, हम fx माइनस एफ मीन ये पूछा है। अब fx कब होगा, जब दोनों एक तरफ भागेंगे, दोनों चाहेंगे पास आने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा v प्लस वी ओ बाई वी माइनस वी एस टाइम्स ऑफ एफ नॉट, ये लिखोगे आप, माइनस एफ मिन कब होगा, जब दोनों चाहेंगे दूर भागने के लिए, तो दूर भागते टाइम यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे सोर्स भी दूर भाग रहा है तो ये प्लस आ जाएगा। और आपको अगर याद हो, मैं क्योंकि मैं अभी देख रहा था इस क्वेश्चन को, मैंने इसके बाद को स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया, पेपर 1 मैंने सॉल्व किया था तो मुझे पता था कहाँ से क्वेश्चन आ रखा है मेरे नोट से, तो मैंने अटैच कर दिया था। इस क्वेश्चन के बाद मतलब अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, मैं एडिट पर डाल दूंगा, कि ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, यहाँ पे बाइनोमियल लगा के, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल लग जाएगा आई थिंक, देख के लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था 2018 में। फ्रैक्शन ओलंपियाड्स के चैनल में मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था 18 का पेपर डिस्कशन, उस पर मैं एक स्टेप में अटक गया था सॉल्व करते टाइम, बहुत गंदा कैलकुलेशन था, तब मुझे आइडिया आया कि इसको बाइनोमियल के थ्रू बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सेम वेरिएशन यहाँ पे बन रहा है, 18 का क्वेश्चन वापस यहाँ पे कुछ हल्का सा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आई थिंक बाइनोमियल का पार्ट लगेगा, क्योंकि फॉर्म मुझे सेम दिख रहा है उसके जैसा ही। देखते वैल्यूज आंसर बताएंगे हमें। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ VO 330 है, अगर बाइनोमियल लगा तो, अगर नहीं लगा तो अच्छी बात है, डायरेक्टली हो जाएगा। ये जो V होगा, ये V भी सेम ही होगा ना, अंदाज़ा लगा लो। ये अगर V से आया यहाँ पे मीन पोजीशन पे, तो यहाँ से भी V से ही भागेगा, ये भी V से आया तो यहाँ पे V से ही भागेगा, दोनों को मैं V0 बोल देता हूँ, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी। तो यहाँ पे मान ले मैंने इसको V0 बोल दे, इसको भी V0 बोल दे, तो माइनस यहाँ पे भी V0 बोल दे और नीचे भी V0 बोल दे। अब मैं बाइनोमियल तभी लगा सकता हूँ, मतलब अगर लगा तो तभी लगेगा अगर V0 बहुत छोटा हुआ, तो एक बार चेक करते V0 का वैल्यू कितना होगा। अब V0 के लिए हमें यहाँ पे एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। ये मीन पोजीशन है, मीन पे ओमेगा का वैल्यू क्या आता है, ओमेगा मैक्स का वैल्यू पता है सबको, V इक्वल टू ए ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा ओमेगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा मैक्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका थीटा नॉट रूट जी बाई एल, बट मुझे चाहिए V0, तो V0 कितना होगा R ओमेगा, तो ओमेगा टाइम्स ऑफ L, तो ये बन गया आपका थीटा नॉट रूट ओवर ऑफ GL। अब आपको चाहिए थीटा, और ये क्वेश्चन देख के ही मुझे लग गया था थीटा कहाँ से निकालना होगा। अच्छा सवाल है, आप सोचो, एक बार सोचो थीटा कहाँ से आएगा। यहाँ पे थीटा दिया है, लेकिन हम लोग इसको सीधा यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ दूसरा तरीका सोचना है इस पर। क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, अगर थीटा दिया है ना, इसका बेस्ट वे है आप थीटा से कॉस थीटा देख लो, बहुत बड़ा सा वैल्यू है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 है, मतलब थीटा बहुत छोटा सा वैल्यू होगा, मतलब यहाँ से बेस्ट वे है कि आप साइन थीटा निकाल लो। निकालते चलो, तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकाल ले तो साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरा 0.9 सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस 0.81 विच इज़ 0.19, करेक्ट। तो साइन थीटा अगर 0.19 आ गया, थीटा नॉट का वैल्यू निकल गया ना मेरा, थीटा नॉट जाके वहाँ पे बस डाल दे 0.19, जी का वैल्यू है 10। ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है। फिर एल का दिया कितना है, एल का दिया है 8। फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स्ड और बढ़िया से एकदम 8। तो ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 1.9 टाइम्स ऑफ 8, तो ये बन जाएगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 2 मान ले इसको, बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। और एज आई एक्सपेक्टेड ये वैल्यू 330 से बहुत छोटा आ रहा है, ये वैल्यू 330 से बहुत ही छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे बाइनोमियल लग सकता है, क्योंकि नीचे का वैल्यू बहुत गंदा है 326। इसका 163 आएगा, अगर डिवाइड भी करेंगे तो प्राइम नंबर तो नहीं बनेगा, तो नहीं हो पाएगा। 330 कॉमन लो यहाँ से, बेस्ट वे है 330 कॉमन लो यहाँ से। यहाँ से F0 भी कॉमन ले लेते हैं ना, 330 का कॉमन ले लिया, 330 F0 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ऊपर क्या बनेगा
1 प्लस 330 कैंसिल आउट ही कर देना ऊपर से नीचे से लेके, तो 1 प्लस वी नॉट बाई 330 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी नॉट बाई 330, ऐसा कुछ बनेगा है ना। अच्छा आई थिंक इसमें और कुछ यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये कर लेते हैं 330 माइनस वी नॉट, यहाँ पे एक काम कर 1 प्लस, यहाँ पे अगर माइनस वी नॉट करो तो वो प्लस 2 वी नॉट आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 वी नॉट बाई 330 माइनस वी नॉट टाइम्स ऑफ एफ नॉट। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या और इजी वे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके फिर, नहीं फिर तो लोडेड होगा। बाइनोमियल अगर लगाया भी मैंने यहाँ पे 330 माइनस वी नॉट पावर माइनस होना जाएगा, मतलब मुझे दिख तो रहा है बाइनोमियल होगा, मुझे और सिंपल वे यूज़ करना है ताकि मैं फट से कैलकुलेशन ईजी कर सकता हूँ, यहाँ ईजी कर लूँ। यहाँ पे 330 कॉमन ले ले तो ईजी बन जाएगा क्या, नहीं फिर तो आई डोंट थिंक ईजी बनेगा। v प्लस वी ओ तो सही है, v माइनस वी ओ भी सही है, ऊपर 334 बन गया, 330 कॉमन ले लिया तो ऊपर 1 प्लस वी नॉट बाई दिस, ये नीचे 1 माइनस वी नॉट बाई दिस, इसका अगर होल स्क्वायर डाल दो फिर 2 डाल दूंगा। हाँ देखते हैं इसको, ऐसे हो जाएगा शायद से, ये बन जाएगा 1 प्लस वी नॉट बाई 330 है ना, 330 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाई 330 पावर माइनस 1 माइनस, ये बन जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाई 330 और ये बन जाएगा 1 प्लस वी नॉट बाई 330 पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे पावर को अंदर घुसा दें तो a प्लस बी होल स्क्वायर जैसे बन जाएगा, तो a प्लस 2ab रह जाएगा बस, क्योंकि b स्क्वायर तो बहुत छोटा टर्म आ जाएगा, माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर जैसे बन जाएगा, तो ये 1 माइनस 2ab वाला पार्ट बन जाएगा बस, 2 वी नॉट बाई 330। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 660 से, बढ़िया बन गया बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन। तो ये आ गया ऊपर 4 वी नॉट, नीचे आ गया 330, ऊपर बन गया 660, ये 2 कैंसल्स आउट, आंसर आएगा 8 वी नॉट मतलब 32 हर्ट्स, और आई थिंक यही आंसर होगा। अच्छा वैल्यू आ चुका है, तो आंसर इज़ 32 हर्ट्स। आई होप यही आंसर हो। 2018 का जो अप्रोच है वो वापस से रिपीट हुआ है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका जो बेस्ट सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस का वो PYQs ही होना चाहिए। PYQs अगर आपने अच्छे से देख लिया, आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बंदा पेपर सेट कर रहा है, जो भी प्रोफेसर पेपर सेट कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, क्या क्या चीज़ वो पहले पूछ चुका है, क्या क्या चीज़ आगे से पूछने वाला है। कंडक्टिंग बॉडी ऑफ जे एडवांस इतने सालों से सेम रह चुका है, सेम ही रहेगा। पेपर पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर को देख के ही स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट सोर्स हो सकते हैं समझने के लिए इस पेपर में क्या पूछता है, क्या डिमांड है इस पेपर का। तो थैंक यू सभी को अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए। काफ़ी डिटेल्ड सेशन था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने नया सीखा, हमने देखा क्या क्या क्वेश्चन SHM पे इंटीग्रेट आ सकते हैं। पेपर 1 मैंने पहले किया था घर पे, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिया है। जिस क्वेश्चन में अगर पेपर 2 में मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखा कि जो क्लास नोट्स पे दिख गया या फिर लेक्चर में दिख गया, तो मैं स्क्रीनशॉट एडिट में डाल दूंगा। आप लोग देख लेना कि कौन सा पार्ट ऑलरेडी मेरे क्लास नोट से रेफ़र किया गया था या फिर कौन सा पार्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था क्लास में। जो फैक्शन में हो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आप लोग रेफ़र कर सकते हो नोट्स में जाके, ठीक है। तो ऐसा ही सिमिलर सा एक सेशन जब मैं पेपर 2 और पेपर 1 का 12th का पोर्शन करूँगा, तब मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। उसी में मैं प्रॉपरली डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ कितना बनना चाहिए, कितने में कितना रैंक आएगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। जितना मुझे अब तक लगा पेपर सॉल्व करके ये मोर और लेस 2018 और 23 उसके अराउंड था। 22 से अब तक मुझे उतना टफ नहीं लगा, शायद 12th का पोर्शन हो सके टफ हो, क्योंकि जितना मैं वीडियोस देख रहा हूँ एनालिसिस पे बहुत लोग बोल रहे कि 22 से टफ था, बट अब तक मुझे सॉल्व करके 2018 और 23 का लेवल ही लगा, या फिर 24 थोड़ा सा मान लो, बट 22 तो नहीं लगा अब तक। 12th का पोर्शन देखने के बाद ही मुझे समझ आएगा, केमिस्ट्री और मैथ्स देखने के बाद भी मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसा टाइप का पेपर है। पूरा देख के प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एक्सपीरियंस मुझे है, मेरे सारे पेपर्स मैंने किए थे मेरे JEE टाइम पे, तो जब मैंने एडवांस दिया था मैंने सारा पेपर सॉल्व किया था एकदम 12 से लेके 18 तक।
मतलब 17 तक, 18 को मैंने खुद ने दिया, 19 से 23 मैंने एज अ टीचर सॉल्व किया था बाद में। तो हर एक पेपर मैंने देख रखा है, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस साल कितना कट ऑफ बना था। तो प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो पे जब हम डिस्कस करेंगे 12th टॉपिक्स। मिलते हैं जल्दी।